चलिए हम देखते हैं जियोग्राफी के एनसीईआरटी क्लास 10 के 5 चैप्टर है। चैप्टर का नाम है खनिज तथा ऊर्जा संसाधन के बारे में देखेंगे। तो हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में धातु से बनी विभिन्न वस्तुओं का प्रयोग करते हैं। क्या आप अपने घर में प्रयोग किए जाने वाली धातु से बनी चीजों की सूची बना सकते हैं? ये धातु ही कहाँ से आती है? अपने पढ़ा है कि भूपर्पट यानी पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत विभिन्न खनिजों के युग से बनी चट्टानों से निर्मित है। इन धातु का उपयोग शोधन करके ही ये धातु निकाले जाते हैं और खनिज हमारे जीवन के अति अनिवार्य भाग है। लगभग हर चीज जो हम इस्तेमाल करते हैं, एक छोटी सुई से लेकर एक बड़ी इमारत तक या फिर एक बड़े जहाज आदि, इन सभी खनिजों से बने होते हैं। रेलवे लाइन और सड़क के पत्थर, हजारों हमारे औजार तथा मशीनें, इन सभी चीजें खनिज से बनी होती है। कार, बस, रेलगाड़ियां, हवाई जहाज सभी खनिज से ही निर्मित होते हैं और धरती से प्राप्त खनिज ऊर्जा के साधनों द्वारा संचालित होते हैं। यहाँ तक कि भोजन में भी खनिज होते हैं जिससे हम खाते हैं। मनुष्य ने विकास की सभी अवस्थाएं में अपनी जीविका तथा सजावट, त्योहारों और धार्मिक अनुष्ठान के लिए खनिजों का प्रयोग किया है। और जिससे दिया गया खनिज और दंतमंजन से एक उज्ज्वल मुस्कान के बारे में देखें तो दंतमंजन में खनिज क्या क्या उपयोग होता है। खनिजों के रूप में दंतमंजन आपके दांत साफ करते हैं। कुछ अपघर्षक खनिज जैसे सिलिका है, चूना पत्थर, एल्युमिनियम ऑक्साइड और विभिन्न फास्फेट खनिज स्वास्थ्यता में मदद करती है। फ्लोराइड जो धातु को गलने से रोकता है। फ्लोराइड नामक खनिज से प्राप्त होता है। अधिकतर दंतमंजन टिटेनियम ऑक्साइड से सफेद बनाए जाते हैं जो कि रयूटाइड, एल्मेनाइट तथा एनाटेज नामक खनिज से प्राप्त होते हैं। कुछ दंतमंजन जो चमक प्रदान करते हैं उनका कारण अभ्रक है। टूथब्रश और पेस्ट की ट्यूब पेट्रोलियम से प्राप्त प्लास्टिक की बनी होती है। अब यह बताइए कि ये खनिज कहाँ पाए जाते हैं। जरा ध्यान से सोचें और बताएं कि रोशनी देने वाले बल्ब से कितने खनिज प्रयुक्त होते हैं। सभी सजीव वस्तुओं को खनिज की आवश्यकता होती है। देखें तो खनिज के बिना जीवन प्रक्रिया नहीं चल सकती। यद्यपि हमारे कुछ पौष्टिक उपयोग का केवल 0.3% भाग ही खनिज है, तथापि ये इतने महत्वपूर्ण और गुणकारी है कि इनके बिना हम 99.7% भोज्य पदार्थों का उपयोग करने से में असमर्थ होंगे। और खनिज क्या है तो भूवैज्ञानिक के अनुसार खनिज एक प्रकृति रूप में विद्यमान समरूप तत्व है जिसकी एक निश्चित आंतरिक संरचना है। खनिज प्रकृति के अनेक रूपों में पाए जाते हैं जिनमें कठोर हीरा और नरम चूना तक सम्मिलित है। खनिज इतने विद्यमान क्यों होते हैं? आप चट्टानों के विषय में पहले ही पढ़ चुके हैं। चट्टानें खनिज के समरूप तत्व के यौगिक हैं। कुछ चट्टानें जैसे चूना पत्थर केवल एक ही खनिज से बनी होती है, लेकिन अधिकतर चट्टानें विभिन्न अनुपात के अनेक खनिजों का युग है। यद्यपि 2000 से अधिक खनिजों की पहचान की जा चुकी है, लेकिन अधिकतर चट्टानों में केवल कुछ ही खनिजों का बहुलता है और एक खनिज विशेष जो निश्चित तत्वों का युग है। उन तत्वों का निर्माण उस समय के भौतिक और रासायनिक परिस्थितियों का परिणाम है। इसके फलस्वरूप ही खनिजों में विविध रंग, कठोरता, चमक, घनत्व तथा विविध क्रिस्टल पाए जाते हैं। भूवैज्ञानिक इन्हीं विशेषताओं के आधार पर खनिजों का वर्गीकरण करते हैं। और भूगोलविदों और भूवैज्ञानिकों द्वारा खनिजों का अध्ययन थोड़ा देखने तो भूगोलविद स्थलाकृतियों की बेहतर जानकारी हेतु खनिजों का अध्ययन भूपृष्ठ के एक अंश के रूप में करते हैं। भूगोलवेत्ता खनिज संसाधन के वितरण और खनिजों से संबंधित आर्थिक क्रियाओं से ज्यादा रुचि रखते हैं उसमें, और परंतु एक भूवैज्ञानिक खनिजों की निर्माण प्रक्रिया, इसकी आयु और खनिजों के भौतिक और रासायनिक संगठन से संबंधित विषयों की जानकारी रखते हैं। सामान्य और वाणिज्यिक यानी व्यापारिक उद्देश्य हेतु खनिज निम्न प्रकार से वर्गीकृत किए गए हैं। जैसे खनिजों का वर्गीकरण देखें तो खनिज 3 प्रकार के होते हैं: धात्विक, अधात्विक, ऊर्जा खनिज। उसके बाद धात्विक के भी 3 प्रकार के होते हैं। अनुधात्विक में जैसे हैं लोह धात्विक, अलोह धात्विक और बहुमूल्य खनिज। जैसे पहले देखते हैं लोह धातु में, जिन्हें में लोहे का अंश होता है, जैसे यह लोहा, स्कर, मैग्नीज, निकल और कोबाल्ट आदि शामिल है। और लोह धातु जैसे तांबा, सीसा, जस्ता और बक्साइड आदि हैं। बहुमूल्य खनिज जैसे इसमें सोना, चांदी, प्लेटिनम आदि सब शामिल है। उसके बाद अधात्विक देखें तो धात्विक क्या है तो धात्विक में अभ्रक, नमक, पोटास, सल्फर, चूनाश्म या चूना पत्थर, संगमरमर तथा
तथा बालू पत्थर शामिल है। ऊर्जा खनिज में जैसे कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस है। खनिजों की उपलब्धता देखें, यानी खनिज कहाँ पाए जाते हैं देखें, तो सामान्यतः खनिज अयस्कों में पाए जाते हैं। विभिन्न जैसे किसी भी खनिज में अन्य अवरों अवर तत्वों के मिश्रण या संचय हेतु आवश्यक शब्द का प्रयोग किया जाता है। खनन का आर्थिक महत्व तभी है जब आवश्यक में खनिजों का संचय पर्याप्त मात्रा में हो। खनिज की खनन की सुविधा इनके निर्माण और संरचना पर निर्भर करती है। खनिज सुविधा के इसके मूल्य को निर्धारित करती है। अतः हमारे लिए मूल्य शैल समूहों का समझना अत्यधिक आवश्यक है जिनमें खनिज पाए जाते हैं। खनिज प्राय निम्न शैल समूहों में पाए जाते हैं, जैसे अग्नेय तथा कायांतरी चट्टानें में खनिज दरारें, जोरों, भ्रंशों और बिदुरों में मिलते हैं। छोटे जमाव सिराओं के रूप में और बृहद जमाव परत के रूप में पाए जाते हैं। इनका निर्माण भी अधिकतर उस समय होता है जब ये तरल अथवा गैसीय अवस्था में दरारें के सहारे भूपृष्ठ की ओर ढकेले जाते हैं। ऊपर जाते हुए ये ठंडे होकर जम जाते हैं। मुख्य धात्विक खनिज जैसे जस्ता, तांबा, जिंक और शीशा आदि इन्हीं तरह के सिराओं और जमाव के रूप में रूपांतर है। दूसरा है अनेक खनिज अवसादी चट्टानों का अनेक खनिज सनस्तरों या परतों में पाए जाते हैं। इनका निर्माण क्षैतिज परतों में निक्षेप, संचय और जमाव का परिणाम है। कोयला तथा कुछ अन्य प्रकार के लौह अयस्क का निर्माण लंबी अवधि तक अत्यधिक उष्ण और दबाव का परिणाम है। उसके बाद अवसादी चट्टानें में दूसरी श्रेणी के खनिज में जिप्स, पोटाश, नमक और सोडियम सम्मिलित है। इनका निर्माण विशेषकर शुष्क प्रदेशों में वाष्पीकरण के फलस्वरूप होता है। उसका तीसरा है खनिजों के निर्माण की एक अन्य विधि धरातलीय चट्टानों का अपघटन। चट्टानों के घुलनशील तत्वों के अपरदन के पश्चात अयस्क वाली अपशिष्ट चट्टानें रह जाती है और बॉक्साइट का निर्माण इसी प्रकार होता है। चौथा है पहाड़ियों के आधार पर घाटी तल की रेत में जलोढ़ जमाव के रूप में भी कुछ खनिज पाए जाते हैं। ये निक्षेप है पलेसर निक्षेप के नाम से भी जाने जाते हैं। इनमें प्राय ऐसे खनिज होते हैं जो जल द्वारा घर्षित नहीं होते। इन खनिजों में सोना, चांदी, टीन और प्लेटिनियम प्रमुख होते हैं। उसके बाद पांचवा है महासागरीय जल में भी विशाल मात्रा में खनिज पाए जाते हैं, लेकिन इनमें से अधिकांश के व्यापक रूप में विस्तृत होने के कारण इनकी आर्थिक सार्थकता कम है। फिर भी सामान्य नमक, मैग्नीशियम तथा ब्रोमाइन ज्यादातर समुद्री जल से ही प्रग्रहित होती है और महासागरीय तली में मैग्नीज ग्रंथिया में धनी है। उसके बाद कुछ एक रोचक तथ्य है रेट होल खनन। क्या आप जानते हैं कि भारत में अधिकांश खनिज राष्ट्रीयकृत है और इनका निष्कर्ष सरकारी अनुमति के पश्चात ही संभव है, किंतु उत्तर पूर्वी भारत के अधिकांश जनजातीय क्षेत्रों में खनिजों का स्वामित्व व्यक्तिगत और समुदायों को प्राप्त है। मेघालय में कोयला, लोहा, अयस्क, चूना पत्थर और डोलोमाइट के विशाल निक्षेप पाए जाते हैं। जोवाई और चेरापूंजी में कोयले का खनन परिवार के सदस्य द्वारा एक लंबी संकीर्ण सुरंग के रूप में किया जाता है, जिसे रेल होल खनन कहते हैं। और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने इन क्रियाकलापों को अवैध घोषित किया और सलाह दी कि इसे तुरंत रोक दिया जाना चाहिए। जरा ध्यान देकर सोचे कि एक खुली खदान उत्खनन और एवं सेप्टयुक्त भूमिगत खदान में क्या अंतर है। भारत अच्छे और विविध प्रकार के खनिज संसाधनों में सौभाग्यशाली है, यद्यपि इनका वितरण असमान है। मोटे तौर पर प्रायद्वीपीय चट्टानों में कोयले, धात्विक खनिज, अभ्रक और अन्य अनेक प्रकार के अधात्विक खनिजों के अधिकांश भंडार संचित हैं। और प्रायद्वीप के पश्चिमी और पूर्वी पार्श्वों पर गुजरात और असम की तलछटी चट्टानों में अधिकांश खनिज तेल निक्षेप पाए जाते हैं। प्रायद्वीपीय शैल क्रम के साथ राजस्थान में अनेक लौह खनिज पाए जाते हैं। उत्तरी भारत के विस्तृत जलोढ़ मैदान आर्थिक महत्व के खनिज से लगभग विहीन है। ये विभिन्नताएं खनिज की रचना में अंतर्ग्रस्त भूगर्भीय संरचना प्रक्रियाओं और समय के कारण है। आइए अब हम भारत में कुछ प्रमुख खनिजों के वितरण का अध्ययन करें। सदैव स्मरण रखें कि अयस्क में खनिज का सांद्र उत्खनन की सुगमता और बाजार के निकटता से संचय की आर्थिक जीव्यता को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अतः मांग की पूर्ति के लिए अनेक संभव विकल्पों में से चयन करना पड़ता है। ऐसा हो जाने के बाद एक खनिज निक्षेप अथवा भंडार खदान में परिवर्तन हो जाते हैं। उसके बाद लौह खनिज धात्विक खनिजों के कुल उत्पादन मूल्य के 3/4 भाग
भाग को योगदान देते हैं और ये धातु शोधन उद्योग के विकास को मजबूत आधार प्रदान करते हैं। भारत अपने घरेलू मांग को पूरा करने के पश्चात बड़ी मात्रा में धात्विक खनिजों का निर्यात भी करता है। लौह अयस्क देखें तो लौह अयस्क एक आधारभूत खनिज है तथा औद्योगिक विकास की रीढ़ भी है। भारत में लौह अयस्क के विपुल संसाधन विद्यमान है। भारत उच्च कोटि के लोहान से युक्त लौह अयस्क में धनी है। मैग्नाइट सर्वोत्तम प्रकार के लौह अयस्क है जिसमें 70% लोहांश पाया जाता है। इसमें सर्वश्रेष्ठ चुंबकीय गुण पाए जाते हैं जो विद्युत उद्योगों में विशेष रूप से उपयोगी हैं। हेमेटाइट सर्वाधिक महत्वपूर्ण औद्योगिक लौह अयस्क है जिनका अधिकतम मात्रा में उपयोग हुआ है, किंतु इसमें लोहांश की मात्रा मैग्नाइट की अपेक्षा थोड़ी सी कम है। इसमें लौह अयस्क 50 से 60% ही पाए जाते हैं। वर्ष 2018 से 19 में लौह अयस्क का लगभग समस्त उत्पादक 97% ओडिशा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और झारखंड से प्राप्त हुए हैं 97%, और विशेष उत्पादक जो 3% है अन्य राज्यों से प्राप्त हुए हैं। और क्या आप जानते हैं कि कन्नड़ भाषा में कुदरे शब्द का अर्थ है घोड़ा। कर्नाटक के पश्चिम घाट की सबसे ऊंची चोटी घोड़े के मुख से मिलती जुलती है। बोलाडीला की पहाड़ियाँ बेल के डील से मिली जुली है जिसके कारण इसका नाम पड़ा है। और उसके बाद भारत में लौह अयस्क की पटिया के बारे में देखें। ओडिशा, झारखंड पेटी देखें तो ओडिशा में उच्च कोटि का हेमेटाइट किस्म का लौह अयस्क मयूरभंज और केदुरझर जिले में बादामा पहाड़ खदानों से निकाला जाता है। इसी के सन्निध झारखंड के सिंहभूमि जिले में गुआ तथा नोआमुंडी में हेमेटाइट अयस्क का खनन किया जाता है। उसके बाद दुर्ग, बस्तर, चंद्रपुर पेटी के बारे में देखें। यह पेटी महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ राज्यों के अंतर्गत पाई जाती है। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में बेलाडीला पहाड़िया श्रृंखलाओं में अति उत्तम कोटि का हेमेटाइट पाया जाता है जिसमें इन गुणता के लोह के 14 जमा मिलते हैं और इनमें इस्पात बनाने में आवश्यक सर्वश्रेष्ठ भौतिक गुण विद्यमान है। इन खदानों का लौह अयस्क विशाखापट्टनम पतन में से जापान तथा दक्षिण कोरिया को निर्यात किया जाता है। उसके बाद बल्लारी, चित्रदुर्ग, चिक्कमंगलूर, तुमकुरू पेटी के बारे में देखें तो कर्नाटक की इस पेटी में लौह अयस्क की बृहद राशि संचित है और कर्नाटक में पश्चिम घाट में अवस्थित कुद्रेमुख की खानें 70% निर्यात इकाई है। कुद्रेमुख निक्षेप संसार के सबसे बड़े निक्षेपों में से एक माने जाते हैं। लौह अयस्क करदम रूप में पाइपलाइन द्वारा मंगलूर के निकट एक पतन पर भेजा जाता है। महाराष्ट्र गोवा पेटी देखें तो यह पेटी गोवा तथा महाराष्ट्र राज्य के रत्नागिरी जिले से स्थित है। वहाँ स्थित है, रत्नागिरी जिले में स्थित है। यद्यपि यहाँ का लोहा उत्तम प्रकार की नहीं है तथा इसका दक्षता से दोहन किया जाता है और मरमागाओ पतन से इससे का निर्यात किया जाता है। मैग्नीज के बारे में देखें तो मैग्नीज मुख्य रूप से इस्पात के विनिर्माण में प्रयोग किया जाता है। 1 टन इस्पात बनाने में लगभग 10 क्रिया मैग्नीज की आवश्यकता होती है। इसका उपयोग ब्लीचिंग पाउडर, कीटनाशक दवाएं और पेंट बनाने में किया जाता है। और भारत में उड़ीसा मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। वर्ष 2001 में देश के कुल उत्पादक का 1/3 भाग यहाँ से प्राप्त हुआ है। जरा ध्यान से सोचिए और बताएं कि भारत में लौह अयस्क, मैग्नीज, कोयला तथा लौह इस्पात उद्योग के वितरण वाले मानचित्र को आधारोपित करें और क्या आप इनमें से कोई संबंध दिखते हैं स्पष्ट करें। लौह खनिज के बारे में देखें तो भारत में लौह खनिज की संचित राशि और उत्पादन अधिकांश संतोषजनक नहीं है। यद्यपि ये खनिज जिनमें तांबा, बॉक्साइट, सीसा और सोना आते हैं, धातु अनुशोधन, इंजीनियरिंग और धातु विद्युत उद्योगों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आइए हम तांबा बॉक्साइट का वितरण करें। तांबा के बारे में देखें तो भारत में तांबे के भंडारण और उत्पादन क्रांतिक रूप से न्यून है और घातवर्धन तन्य और ताप सुचालक होने के कारण तांबे का उपयोग मुख्यतः बिजली के तार बनाने, इलेक्ट्रॉनिक्स और रसायन उद्योगों में किया जाता है। मध्य प्रदेश के बालाघाट खदानें देश का लगभग 52% तांबा उत्पन्न करती है। झारखंड का सिंहभूमि जिला भी तांबे का मुख्य उत्पादक है। राजस्थान की खेतरी खदानें भी तांबे के लिए प्रसिद्ध हैं।
उसके बाद बैक्साइड देखें, यद्यपि अनेक अयस्कों में एल्यूमिनियम पाया जाता है, परंतु सबसे अधिक एल्यूमिनियम क्ले जैसे दिखने वाले पदार्थ बैक्साइड में ही प्राप्त किए जाते हैं। बैक्साइड निक्षेपों की संरचना एल्यूमिनियम सिलिकेटों में से समृद्ध व्यापक भिन्नता वाली चट्टानों के विघटन से होती है। एल्यूमिनियम एक महत्वपूर्ण धातु है क्योंकि यह लोह जैसे शक्ति के साथ साथ अत्यधिक हल्का एवं सुचालक भी है और इसमें अत्यधिक घातवर्धता भी पाई जाती है। भारत में बैक्साइड के निक्षेप मुख्यतः अमरकंटक पठार हैं और मेकाल पहाड़ियाँ तथा विशालपुर कटनी के पठारी प्रदेशों में पाए जाते हैं। ओडिशा भारत का सबसे बड़ा बैक्साइड उत्पादक राज्य है 2018 से 2019 के हिसाब से। अब यहाँ कोरापुट जिले में पंचपतमाली निक्षेप राज्य में सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बैक्साइड निक्षेप है। जरा ध्यान दें और सोचिए कि भारत के भौतिक मानचित्र में बैक्साइड की खाने चिन्हित भी करें। एक रोचक तथ्य है, जैसे एल्यूमिनियम की खोज के बाद सम्राट नेपोलियन तृतीय अपने कपड़ों पर एल्यूमिनियम से बने हुक और बटन पहचाना था और तथा अपने खास मेहमानों के एल्यूमिनियम से बने बर्तनों में भोजन कराता तथा आम मेहमानों को सोने और चांदी के बर्तनों में भोजन परोसा जाता। इस घटना के 30 वर्ष बाद पेरिस में भिखारियों के पास एल्यूमिनियम के बर्तन का एक आम बात थी। उसके बाद अधात्विक खनिज थे। एक अधात्विक खनिज में अभ्रक के बारे में देखें। अभ्रक एक ऐसा खनिज है जो प्लेटों अथवा पतरन क्रम में पाया जाता है। इसका चादरों में विपाटन आसानी से हो सकती है। ये परतें इतनी महीन हो सकती है कि इसकी 1000 परतें कुछ सेंटीमीटर ऊंचाई में ही समाहित हो सकती है। अभ्रक पारदर्शित काले, हरे, लाल, पीले अथवा भूरे रंग का हो सकते हैं और इसकी सर्वोच्च परावैद्युत शक्ति ऊर्जा हास्य का निम्न गुणांक विंशवाहन के गुण और उच्च वोल्टेज के प्रतिरोधी के कारण अभ्रक विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में प्रयुक्त होने वाली अपरिहार्य खनिज में से एक है। अभ्रक के निक्षेप छोटा नागपुर पठार के उत्तरी पठारी किनारों पर पाए जाते हैं और बिहार, झारखंड की कोडरमा, गया, हजारीबाग, पेटी अग्रणी उत्पादक है। राजस्थान के मुख्य अभ्रक उत्पादक क्षेत्र अजमेर के आसपास क्षेत्र है। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर अभ्रक पेटी की देश की महत्वपूर्ण उत्पादक पेटी है। चट्टानी खनिज के बारे में देखें। चूना पत्थर देखते हैं। इसमें चूना पत्थर कैल्शियम या कैल्शियम कार्बोनेट तथा मैग्नीशियम कार्बोनेट से बनी चट्टानों में पाया जाता है। यह अधिकांशतः अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। चूना पत्थर सीमेंट उद्योग का एक आधारभूत कच्चा माल होता है और लोह प्रगलन की भट्टियों के लिए अनिवार्य है। जरा ध्यान दें और सोचे, बताइए कि मानचित्र का अध्ययन करने तथा बताएं कि छोटा नागपुर क्षेत्र खनिजों का भंडारण क्यों है। उसके बाद खनन को धातक उद्योग बनाने से रोकने के लिए दृढ़ सुरक्षा नियम और पर्यावरणीय कानूनों का क्रियान्वयन अनिवार्य है। यह खनन के जोखिम खतरे के बारे में थोड़ा देखें। क्या आपने कभी खनिकों द्वारा अपने जीवन के सुविधाजनक बनाने के लिए किए गए प्रयासों के बारे में सोचा है? खनन का खनिकों के स्वास्थ्य तथा पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है? खदानों में काम करने वाले श्रमिक लगातार धूल और हानिकारक धुएं में सांस लेते हुए फेफड़े संबंधी बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। खदानों की छतों के गिरने, सैलाब आने यानी जल प्लावित होना, कोयले की खदानों में आग लगने आदि खतरे खदान श्रमिकों के लिए अस्थायी हैं और खदान क्षेत्रों में खनन के कारण जल स्रोत संदूषित हो जाते हैं। अवशिष्ट पदार्थों तथा खनिज तरल के मलबे के खाता लगाने से भूमि और मिट्टी के अवक्षय होता है और सरिताओं तथा नदियों का भी प्रदूषण बढ़ता है। खनिजों का संरक्षण के बारे में देखें। हम सभी को उद्योग और कृषि की खनिज निक्षेपों के उसमें भी निर्माण पदार्थों पर भारी निर्भरता सुप्रेक्षित है और खनन योग्य निक्षेप की कुल राशि सार्थक अंश है अर्थात भू प्रॉपर्टी का 1% है। और जिन खनिज संसाधनों के निर्माण और सांद्रण में लाखों वर्ष लगे हैं, हम उनका शीघ्रता से उपभोग कर रहे हैं और खनिज निर्माण की भूगर्भिक प्रक्रिया इतनी धीमी है कि उनके वर्तमान उपभोग की दर की तुलना में उनके पुनर्भरण की दर अपरिमित रूप में थोड़ी है और इसलिए खनिज संसाधन सीमित तथा अनवीनीकरण
स्वर्ण युग है। समृद्ध खनिज निक्षेप हमारे देश की अत्यधिक मूल्यवान संपत्ति है, लेकिन ये अपलजीवी है। आवश्यक के सतत उत्खनन से लागत बढ़ती है, क्योंकि खनिजों के उत्खनन की गहराई बढ़ने के साथ उनकी गुणवत्ता घटती जाती है। और अपने खनिज संसाधनों के सुनियोजित एवं सतत पोषणीय ढंग से प्रयोग करने के लिए एक तालमेल युक्त प्रयास करना होगा। और निम्न कोटि के आवश्यक का कम लागतों पर प्रयोग करने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी का सतत विकास करते रहना होगा। और धातुओं का पुनः चक्रण, रद्दी धातुओं का प्रयोग तथा अन्य प्रतिस्थानों का उपयोग भविष्य में हमारे खनिज संसाधनों के संरक्षण के उपाय हैं। उसके बाद जरा एक और क्वेश्चन है, उन पदार्थों की सूची बनाइए जहाँ खनिजों की अपेक्षा उनके प्रतिस्थापन का प्रयोग रहा है। ये प्रतिस्थापना क्या है और कहाँ से प्राप्त होती है? देखते हैं ऊर्जा संसाधन के बारे में। ऊर्जा सभी क्रियाकलापों के लिए आवश्यक है। खाना पकाने में, रोशनी और ताप के लिए, गाड़ियों का संचालन तथा उद्योगों में मशीनों के संचालन में ऊर्जा की अति आवश्यकता होती है। ऊर्जा के उत्पादक ईंधन खनिजों जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, यूरेनियम तथा विद्युत से किया जाता है। और ऊर्जा संसाधनों को परंपरागत तथा गैर परंपरागत साधनों से वर्गीकृत किया जा रहा है। और परंपरागत साधनों में लकड़ी है, उबले कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस तथा विद्युत, यानी दोनों जल विद्युत और ताप विद्युत दोनों सम्मिलित हैं। और गैर परंपरागत साधनों में गैस, सौर है, पवन है, ज्वारीय है, भूतापीय है, बायोगैस तथा परमाणु ऊर्जा शामिल किए गए हैं। ग्रामीण भारत में लकड़ी और उबले बहुलता में प्रयोग किए जाते हैं। एक अनुमान के अनुसार ग्रामीण घरों में आवश्यक ऊर्जा का 70% से अधिक इन दो साधनों से प्राप्त होता है, लेकिन अब घटते वन क्षेत्र के कारण इनका उपयोग करते रहना कठिन होता जा रहा है। इससे के अतिरिक्त इन उबलों का उपभोग भी हतोत्साहित किया जा रहा है, क्योंकि इससे सर्वाधिक मूल्यवान खाद्य का उपभोग होता है, जिससे कृषि में प्रयोग किया जा सकता है। परंपरागत ऊर्जा के स्रोत देखें, कोयला में देखते हैं सबसे पहले तो भारत में कोयला बहुलताया में पाए जाने वाला जीवाश्मीय ईंधन है। यह देश की ऊर्जा आवश्यकताओं का महत्वपूर्ण भाग प्रदान करता है। इसका उपयोग ऊर्जा उत्पादन तथा उद्योगों और घरेलू जरूरतों के लिए ऊर्जा की आपूर्ति के लिए किया जाता है। भारत अपनी वाणिज्यिक ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु मुख्यतः कोयले पर निर्भर है। जैसे कि आप पहले से ही जानते हैं कि कोयले का निर्माण पादप पदार्थों के लाखों वर्षों तक संपीड़न से हुआ है, इसलिए संपीड़न की मात्रा, गहराई और दबने के समय के आधार पर कोयले अनेक रूप में पाए जाते हैं। दलदलों में क्षय होते पदार्थों से पीट उत्पन्न होता है, जिसमें कम कार्बन नमी की उच्च मात्रा और निम्न दाब क्षमता होती है। ग्लेनाइट एक निम्न कोटि का भूरा कोयला होता है। यह मुलायम होने के साथ अधिक नमी युक्त होता है। और ग्लेनाइट के प्रमुख भंडार तमिलनाडु के नेवेली में मिलते हैं और विद्युत उत्पादन में प्रयोग किए जाते हैं। गहराई में दबे तथा अधिक तापमान से प्रभावित कोयले को बिटुमिनस कोयला कहा जाता है। वाणिज्यिक प्रयोग में यह सर्वाधिक लोकप्रिय है। धातु शोधन में उच्च श्रेणी में बिटुमिनस कोयले का प्रयोग किया जाता है, जिसका लोहे के प्रगलन में विशेष महत्व है। और एंथ्रेसाइड सर्वोत्तम गुण वाला कठोर कोयला है। भारत में कोयला दो प्रमुख भूगर्भिक युगों के शैल क्रम में पाया जाता है। एक गोंडवाना, जिसकी आयु 200 लाख वर्ष से कुछ अधिक है, और दूसरा है टर्शियरी निक्षेप, जो लगभग 55 लाख वर्ष पुराने हैं। गोंडवाना कोयले जो धातु शोधन कोयला है कि उसके प्रमुख संसाधन दामोदर घाटी यानी पश्चिमी बंगाल तथा झारखंड में झारी या रानीगंज, बोकारो में स्थित है, जो महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र में है। और गोदावरी नदी, महानदी, सोन और वर्धा नदी घाटियों में भी कोयले के जमाव पाए जाते हैं। और टर्शियरी कोयले क्षेत्र उत्तर पूर्वी राज्य में जैसे मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में भी पाया जाता है। यह स्मरण रहे कि कोयले स्थूल पदार्थ है, जिसका प्रयोग करने पर भार घटता है, क्योंकि यह राख में परिवर्तित हो जाता है। इसी कारण भारी उद्योग तथा ताप विद्युत गृह कोयला क्षेत्रों अथवा उनके निकट ही स्थापित किए जाते हैं। पेट्रोलियम के बारे में देखें, भारत में कोयले के पश्चात ऊर्जा का दूसरा प्रमुख साधन पेट्रोलियम या खनिज तेल है। यह ताप पर प्रकाश के लिए ईंधन, मशीनों का अनुस्नेहक और अनेक विनिर्माण उद्योगों
की कच्चा माल प्रदान करता है। तेल शोधनशालाएं संश्लेषण वस्त्र उर्वरक तथा असंख्य रसायन उद्योगों में एक नोडीय बिंदु का काम करती है। भारत में अधिकांश पेट्रोलियम की उपस्थिति टर्शियरी युग के शैल संरचनाओं के अपनति और भ्रंश ट्रेप में पाई जाती है और वलन अपनति और गुंबदों वाले प्रदेशों में यह वहाँ पाया जाता है जहाँ ऊर्ध्वलन के शीर्ष में तेल ट्रेप हुआ होता है और तेल धारक परत अनुसारंध्र चूना पत्थर और या बलुआ पत्थर होता है जिसमें से तेल प्रवाह हो सकती है। मध्यवर्ती रसध्रंस परतें तेल को ऊपर उठाने और नीचे से रिसने में से रुकती है। पेट्रोलियम सरंध्र और असरंध्र चट्टानों के बीच भ्रंश ट्रेप में भी पाया जाता है। प्राकृतिक गैस हल्की होने के कारण खनिज तेल के ऊपर पाई जाती है और भारत में मुंबई हाई गुजरात और असम प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र हैं। भारत के मानचित्र में 3 प्रमुख अपतटीय क्षेत्र अपतटीय तेल क्षेत्र चिन्हित करें और उसके बाद अंकलेश्वर गुजरात का सबसे महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र है। असम भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य है और बिगबोई नहर कटिया और मोरन सुगरी जन इस राज्य के प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्र है। प्राकृतिक गैस के बारे में देखें। प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम के भंडारण के साथ पाई जाती है और जब कच्चे तेल को सतह पर लाया जाता है तो यह मुक्त हो जाती है। इसका उपयोग घरेलू और औद्योगिक ईंधन के रूप में किया जाता है। इससे का प्रयोग बिजली क्षेत्र में ईंधन के रूप में बिजली पैदा करने के लिए किया जाता है। उद्योगों में हीटिंग के उद्देश्य के लिए किया जाता है। रासायनिक पेट्रोकेमिकल और उर्वरक उद्योगों में कच्चे माल के रूप में, परिवहन ईंधन के रूप में और खाना पकाने के ईंधन के रूप में किया जाता है। गैस के बुनियादी ढांचे में विस्तार और स्थानीय शहर गैस वितरण यानी COD नेटवर्क के विस्तार के साथ प्राकृतिक गैस पसंदीदार परिवहन ईंधन यानी CNC और घरों में खाना पकाने के लिए ईंधन PNG के रूप में भी उभर रहा है। और भारत के प्रमुख गैस भंडारण मुंबई हाई और अन्य संवर्धन क्षेत्र पश्चिमी तट पर पाए जाते हैं जिनको खंबात बेसिन में पाए जाने वाले क्षेत्र संबोधित करते हैं। पूर्वी तट पर कृष्णा गोदावरी बेसिन में प्राकृतिक गैस के नए भंडारण की खोज की गई है। उसके बाद गेल द्वारा निर्मित पहली 1700 किलोमीटर लंबी जहीरा विजयपुर जगदीशपुर यानी HVJ क्रॉस कंट्री गैस पाइपलाइन में मुंबई हाई और बेसिन गैस क्षेत्रों के पश्चिमी तथा उत्तरी भारत में विभिन्न उर्वरक बिजली और प्रौद्योगिकी परिसरों में जुड़ा है और इन गैस पाइपलाइनों में भारतीय गैस बाजार के विकास को गति प्रदान की है। कुल मिलाकर भारत के गैस बुनियादी ढांचे का विस्तार क्रॉस कंट्री पाइपलाइनों के 1700 किलोमीटर से बढ़कर 18,500 किलोमीटर तक 10 गुना से अधिक हो गया है और पूर्वोत्तर राज्यों सहित देश भर में सभी गैस स्रोतों और उपभोक्ता बाजारों को जोड़कर गैस ग्रिड के रूप में जल्द ही 34,000 किलोमीटर से अधिक तक पहुंचने की संभावना है। विद्युत के बारे में देखें। आधुनिक विश्व में विद्युत के अनुप्रयोग इतने ज्यादा विस्तृत हैं कि इसके प्रति व्यक्ति उपभोग के विकास का सूचकांक माना जाता है। अब विद्युत मुख्यतः 2 प्रकार के से उत्पन्न की जाती है। जैसे पहला है कि प्रवाही जल से जो हाइड्रो टरबाइन चलाकर जल विद्युत उत्पन्न किया जाता है। दूसरा है अन्य ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस को जलाने से टरबाइन चलाकर ताप विद्युत उत्पन्न की जाती है और एक बार उत्पन्न हो जाने पर उसके बाद विद्युत एक जैसी ही होती है। तेज बहते जल से जल विद्युत उत्पन्न की जाती है जो एक नवीनीकरण योग्य संसाधन है। भारत में अनेक बहुत उद्देश्यीय परियोजना है जो विद्युत ऊर्जा उत्पन्न कराती है जैसे है कि खम्बरा नांगल, दामोदर घाटी कॉर्पोरेशन और कोपिली हाइडल परियोजना आदि है। ताप विद्युत कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस के प्रयोग से उत्पन्न की जाती है। ताप विद्युत गृह नवीकरण योग्य जीवाश्मी ईंधन का प्रयोग कर विद्युत उत्पन्न करते हैं। अपने राज्य के ताप विद्युत गृह की जानकारी एकत्र कीजिए तथा उनके प्रयुक्त ईंधन का भी नाम लिखिए। और उसके बाद
गैर परंपरागत ऊर्जा के संसाधन के बारे में देखें। ऊर्जा के बढ़ते उपयोग ने देश को कोयला, तेल और गैस जैसे जीवाश्म ईंधन पर अत्यधिक निर्भर कर दिया है। गैस और तेल की बढ़ती कीमतों तथा इनकी संभाव्य कमी ने भविष्य में ऊर्जा आपूर्ति की सुरक्षा के प्रति अनिश्चितताएं उत्पन्न कर दी है। इससे राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि पर गंभीर प्रभाव पड़ते हैं। इसके अतिरिक्त जीवाश्म ईंधनों का प्रयोग गंभीर पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न करता है। अतः नवीनीकरण योग्य ऊर्जा संसाधन जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, जैविक ऊर्जा तथा अपशिष्ट पदार्थ जनित ऊर्जा के उपयोग की भी बहुत जरूरी है और ये ऊर्जा के गैर परंपरागत साधन कहलाते हैं। भारत धूप जल तथा जीव भार संसाधनों में समृद्ध है। भारत में नवीनीकरण योग्य ऊर्जा संसाधन के विकास हेतु बृहद कार्यक्रम भी बनाए गए हैं। परमाणु अथवा आणविक ऊर्जा के बारे में देखें। परमाणु अथवा आणविक ऊर्जा अणुओं की संरचना को बदलने से प्राप्त की जाती है। जब ऐसा परिवर्तन किया जाता है तो ऊष्मा के रूप में काफी ऊर्जा भी मुक्त होती है। अतः इसका उपयोग विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने में किया जाता है। यूरेनियम और थोरियम को झारखंड और राजस्थान की अरावली पर्वत श्रृंखला में पाए जाते हैं तथा इनका प्रयोग परमाणु अथवा वाणिज्यिक ऊर्जा के उत्पादन में किया जाता है। केरल में मिलने वाला मेनाजाइट रेत में भी थोरियम की मात्रा पाई जाती है। भारत के मानचित्र पर 6 परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की अवशिष्ट दिखाइए तथा उसमें राज्यों के नाम ज्ञात कीजिए जिनमें ये अवस्थित है। उसके बाद सौर ऊर्जा के बारे में देखें। सौर ऊर्जा के बारे में देखें तो भारत एक उष्णकटिबंधीय देश है। यहाँ सौर ऊर्जा के दोहन की असीम संभावनाएं हैं। फोटोवोल्टाइक प्रौद्योगिकी द्वारा धूप को सीधे विद्युत में परिवर्तित किया जाता है। भारत के ग्रामीण तथा सुदूर क्षेत्रों में सौर ऊर्जा तेजी से लोकप्रिय हो रही है। कुछ बड़े और सौर ऊर्जा संयंत्र देश के विभिन्न भागों में स्थापित किए जा रहे हैं। ऐसी अपेक्षा है कि सौर ऊर्जा के प्रयोग से ग्रामीण घरों में उबलू तथा लकड़ी पर निर्भरता को न्यूनतम किया जा सकता है। फलस्वरूप यह पर्यावरण संरक्षण से योगदान देगा और कृषि में भी खाद की भी पर्याप्त आपूर्ति भी होगी। उसके बाद पवन ऊर्जा के बारे में देखें। भारत में पवन ऊर्जा के उत्पादन की महान संभावना है। भारत में पवन ऊर्जा फार्म के विशालतम पेटी तमिलनाडु में नागरकोइल में मदुरई तक अवस्थित है और इसके अतिरिक्त आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, केरल, महाराष्ट्र तथा लक्षद्वीप में भी महत्वपूर्ण पवन ऊर्जा फार्म है। नागरकोइल और जैसलमेर देश में पवन ऊर्जा के प्रभावी प्रयोग के लिए भी जाना जाता है। उसके बाद बायोगैस के बारे में देखें। ग्रामीण इलाकों में झाड़ियाँ, कृषि अपशिष्ट, पशु और मानव जनित अपशिष्ट के उपयोगों में से घरेलू उपभोग हेतु बायोगैस उत्पन्न की जाती है। जैव पदार्थों के अपघटन से गैस उत्पन्न होती है जिससे कि तापीय साक्षरता मिट्टी के तेल, उपलों और चारकोल की अपेक्षा अधिक होती है। बायोगैस संयंत्र नगरपालिका, सहकारिता तथा निजी स्तर पर लगाए जाते हैं। पशुओं का गोबर प्रयोग करने वाले संयंत्र ग्रामीण भारत में गोबर गैस प्लांट के नाम से जाना जाता है। ये किसानों को भी 2 प्रकार से लाभान्वित होते हैं और एक ऊर्जा के रूप में तो दूसरा उन्नत प्रकार से के उर्वरक के रूप में होते हैं। बायोगैस अब तक पशुओं के गोबर का प्रयोग करने में सबसे दक्ष है और यह उर्वरक की गुणवत्ता को बढ़ाता है और उबलू तथा लकड़ी के जलाने से होने वाली वृक्षों के नुकसान को भी रोकता है। उसके बाद ज्वारीय के बारे में ज्वारीय ऊर्जा के बारे में देखें तो महासागरीय तरंगों का प्रयोग विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है। करी खाड़ी के आर पार बांध द्वारा बनाकर बांध बनाए जाते हैं और उच्च ज्वार में इस संकरी खाड़ी नुमा प्रवेश द्वार से पानी भीतर आ जाता है और द्वार बंद होने पर बांध में ही रह जाता है। बांध द्वार के बाहर
बांध द्वार के बाहर ज्वार उतरने पर बांध के पानी को इसी रास्ता पाइप द्वारा समुद्र की ही तरफ बहा दिया जाता है, जो इससे ऊर्जा उत्पादन टरबाइन को भी ओर ले जाता है। भारत में खंबात की खाड़ी, कच्ची खाड़ी तथा पश्चिमी घाट पर और गुजरात में और अन्य पश्चिम बंगाल में सुदृढ़ वन क्षेत्र में गंगा के डेल्टा में ज्वारीय क्षेत्रों तथा ऊर्जा उत्पादन के लिए आदर्श दशाएं उपस्थित है। भूतापीय ऊर्जा के बारे में देखें तो पृथ्वी के आंतरिक भागों से ताप का प्रयोग कर उत्पन्न की जाने वाली विद्युत को भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। भूतापीय ऊर्जा इसलिए अस्तित्व में होती है क्योंकि बढ़ती गहराई के साथ पृथ्वी प्रगामी ढंग से प्राप्त की जाती है। जहां भूप्रपति प्रवणता अधिक होती है वहां उथली गहराइयों पर भी अधिक तापमान पाया जाता है। ऐसे क्षेत्रों में भी भूमिगत जल चट्टानों के उष्ण तथा उष्ण का अवशोषण कर तप्त हो जाता है और यह इतना तप्त हो जाती है कि यह पृथ्वी की सतह की ओर उठता है तो यह भाप में परिवर्तित हो जाता है। इसी भाप का प्रयोग टरबाइन को चलाने और विद्युत उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। भारत में सैकड़ों गर्म पानी के चश्मे हैं जिनका विद्युत उत्पादन में प्रयोग किया जा सकता है। भूतापीय ऊर्जा के दोहन के लिए भारत में दो प्रायोगिक परियोजना शुरू की गई है। एक हिमाचल प्रदेश में मणिकरण के निकट पर्वतीय घाटी में स्थित है तथा दूसरी लद्दाख में बड़ीकरण घाटी में स्थित है। ऊर्जा संसाधनों का संरक्षण के बारे में देखें तो आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा का एक आधारभूत आवश्यकता है। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के प्रत्येक सेक्टर, कृषि, उद्योग, परिवहन, वाणिज्य और घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ऊर्जा निवेश की आवश्यकता होती है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात क्रियान्वित आर्थिक विकास की योजनाओं को चालू रखने के लिए ऊर्जा की बड़ी मात्रा की आवश्यकता होती है। फलस्वरूप पूरे देश में ऊर्जा के सभी प्रकारों का उपयोग धीरे धीरे बढ़ रहा है और इस पृष्ठभूमि में ऊर्जा के विकास के सतत पोषणीय मार्ग के विकसित करने की तुरंत आवश्यक है और ऊर्जा संरक्षण की प्रोन्नति और नवीनीकरण ऊर्जा संसाधनों का बढ़ता प्रयोग सतत पोषणीय ऊर्जा के दो आधार है। वर्तमान में भारत विश्व के अल्पमत ऊर्जा व दक्ष क्षेत्रों में गिना जाता है, जो हमें ऊर्जा के सीमित संसाधनों के न्याय संगत उपयोग के लिए सावधानी पूर्वक उपागम अपनाना होगा। उदाहरण के लिए एक जागरूक नागरिक के रूप में हम यातायात के लिए निजी वाहन के अपेक्षा सर्वाधिक वाहन का अपेक्षा करके जल प्रयोग न हो रही हो तो बिजली बंद हो करके विद्युत बजट करने वाले उपकरणों के प्रयोग से तथा गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन के प्रयोग से जल विद्युत छोटा योगदान दे सकता है। आखिरकार ऊर्जा की बचत की भी ऊर्जा प्रदान करता है।